हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे बच्चों, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग यादव जी, गुड इवनिंग समीर, गुड इवनिंग मान्य मृणाल, गुड इवनिंग जीत बर्मन, गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत एंड गुड इवनिंग श्रेया मिश्रा। कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग अश्वनी। कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल? शानदार। चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी कोई फायदा नहीं होता है। मेन तो चीज है कि आप पढ़ते रहिए, जितना फोकस उस पर हो जाए वही काफी है। एक्स पॉजिटिव and then comes fractional part of x square cos e की पावर 1 by x, x नेगेटिव ऐसा लिखा हुआ है ना। और क्वेश्चन है कैन एफ एक्स बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन का सेंस इस बात को डिक्लेयर करता है, क्वेश्चन का सेंस इस बात को डिक्लेयर करता है कि क्वेश्चन को एटलीस्ट पता है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, चाहे किसी को पता हो चाहे नहीं पता हो, बट एटलीस्ट क्वेश्चन नोज दिस फैक्ट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और हमें भी बहुत आराम से दिख रहा है कि फंक्शन हाँ डिसकंटिन्यूअस तो है, क्योंकि जीरो पे दोनों तरफ वैल्यू जो है ना, किसी पे भी डिफाइन नहीं है ना। तो ये तो पक्का है कि जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब डिसकंटिन्यूअस तो पक्का होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये पूछता है कि कैन द फंक्शन बी मेड कंटिन्यूअस। अब इस तरह के क्वेश्चन का जनरली आंसर यस या नो में से होता है, कोई तीसरा एंगल तो होता नहीं है कि देखते हैं बताते हैं, ऐसा वाला तो नहीं बोलते हैं ना, या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। अब बात ये कि सर यस और नो किस बात पे आधारित होगा। आपको बोले सर नो, अब उसका नो का लॉजिक क्या है कि भाई सर जीरो पे डिफाइन नहीं है तो आंसर इज नो। तो भाई जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो आंसर नो बोल रहे हो, वो तो क्वेश्चन को भी पता है, तभी उसने बोला कि कैन द फंक्शन बी मेड कंटीन्यूअस। तभी तो आपसे जानना चाहता है ना कि जीरो पे डिफाइंड नहीं है, उसके बावजूद आपसे यस या नो में पूछ रहा है, तो आप नो इस आधार पे तो नहीं दे सकते कम से कम कि भाई हाँ जीरो पे डिफाइंड नहीं है, उस आधार पे तो नहीं होगा। हाँ, यस और नो में जो आधार होगा वो क्या होगा, बेस क्या होगा, बेसिस क्या होगा यस या नो बोलने का। यस और नो बोलने का बेसिस सिंपल से ये होगा कि अगर दोनों साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बराबर है, मतलब जीरो प्लस और जीरो माइनस में वैल्यू सेम आ रही है, तब तो आंसर यस होगा। अब बोलोगे सर कैसे यस कैसे हो जाएगा, जीरो प्लस और जीरो माइनस में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू सेम भी आ गई मान लो, तभी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही हुआ ना सर, जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो पॉइंट इज देखो, फिर उस केस में हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, क्योंकि सवाल ही है ना कि कैन द फंक्शन बी मेड कंटिन्यूअस, तो हम उस केस में बना सकते हैं। अब बोलो कैसे बना सकते हो सर, जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो वही तो करेंगे बुड़बा, जीरो पे डिफाइन कर देंगे। अच्छा, तो जीरो पे क्या डिफाइन करेंगे सर, तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर जीरो प्लस और जीरो माइनस में वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो जीरो प्लस जीरो माइनस पे अच्छा वैल्यू सेम नहीं आई, तो फिर तो सर नहीं बना सकते, आंसर इज यस। तब आंसर आएगा आपका नो। यानी कि हम लोग बोले नो डायरेक्टली इस पॉइंट पे नहीं कहिएगा आप, नो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे नहीं कहिएगा कि यार जीरो पे डिफाइन नहीं है उस वजह से नो, नहीं। नो किस बेसिस पे आएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी पूरा खेल लिमिट का चलेगा। तो यानी हम चलिए आरएचएल निकालते हैं इस केस का। तो आरएचएल अगर हम देखें ना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो प्लस, आप लोग भी देखिए, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स। अब बच्चे तो बहुत सारे ना नीचे डिनोमिनेटर देखकर ही खुश हो जाते हैं कि अरे जीरो प्लस तो मतलब इंफिनिटी है ना, जीरो प्लस मतलब इंफिनिटी, और काम उनका हो जाता है तमाम। भाई ऊपर भी देखो ना, एक बार ऊपर भी देखो, ये वाली चीज जीरो प्लस पे ये जाएगी -3। अच्छा सर, तो -3 और अपॉन जीरो प्लस, तो फिर ये इंफिनिटी नहीं जाएगा बॉस, ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। तो -3 अपॉन जीरो प्लस इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। तो कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो बॉस कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज पाई, सॉरी हाँ, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज पाई, और पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, सो दिस इज, यानी आरएचएल कितने के बराबर आया दोस्त, आरएचएल कितने के बराबर आया, 0। अब कोई पूछे एलएचएल सर, एलएचएल में हम लोग बोले कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो माइनस, जीरो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा जीरो प्लस, ये जो जीरो माइनस है उसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, जीरो प्लस, और जीरो प्लस
का फ्रैक्शनल पार्ट तो मुझे लगता है 0 ही होता है ना? तो 0 माइनस का स्क्वायर है 0 प्लस, और 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बॉस? ये 0 होता है ना? और इधर देखना cos e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो बच्चों ये 0 की तरफ जा रहा है, और इनटू ये cos 0 की तरफ जा रहा है, cos 0 इज 1, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, ये प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यानी आप देखिए ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, मतलब हो सकते हैं क्या कि यस दोनों साइड से लिमिट सेम आ रहा है, मतलब भाई इसमें कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। तो कैन द फंक्शन बी मेड कंटिन्यूअस? माय आंसर वुड बी यस, द फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस। कोई पूछे सर कैसे, तब लोग कि 0 पे इसको डिफाइन कर दीजिए 0, और ऐसा करने पे यस द फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस। तो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस प्रॉब्लम। तो हर एक बच्चे का डन आ चुका है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं ना। नेक्स्ट सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहता है कि एफ एक्स इज cos of x cos 1 by x, है ना? fx is cos of x cos 1 by x and gx is ln sec square x x sin x। देखो बच्चों, अब इसमें बोल रहे हैं f of 0 g of 0, है ना? तो पहली चीज आप समझिएगा कि f of 0 और g of 0 जैसे टर्म्स को यूज कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो पहली चीज तो ये समझिए कि ये डिफाइन नहीं है दोस्त। बेटा लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वही फंक्शन है ना, हमने कभी लिमिट नहीं पुट किया है ना। जैसे अगर कोई पूछे कि ये है क्या सर, तो मेरे लिए बेटा क्या है ना, 0 माइनस पे एक्स स्क्वायर है। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, 0 माइनस पे ये 0 प्लस है। इनफैक्ट 0 माइनस पे नहीं, आप -1 से 1 के बीच में कोई भी देख लीजिए, ये पार्ट 0 ही है। कोई मुझे इस फंक्शन के बारे में पूछे ना बेटा कि -1 से 1 में क्या है ना, कभी भी मेरे से पूछे, तो मेरा आंसर होगा कि -1 से 1 में ये वाला पार्ट 0 है, तो ये फंक्शन ही एक्स स्क्वायर है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट एक सिंबल है, अंदर फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, मतलब बेसिकली ये फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ बेटा इस एक्स के लिए। जैसे होता है ना कि जब आपको लिखा रहता है कि एफ एक्स दिस और दिस, तो 0 माइनस के लिए आप यही यूज करते हो ना, ये थोड़ी यूज कर लेते हो। आपको बोले कि सर हम डायरेक्ट लिमिट लगा के निकालें क्या फंक्शन? अरे नहीं भाई, एक्स नेगेटिव के लिए फंक्शन ही यही है बॉस, और एक्स पॉजिटिव के लिए फंक्शन ही यही है। तो हमसे कोई पूछे ना कि -1 से 1 में ये क्या है, तो मैं बोलूंगा -1 से 1 में ये एक्स स्क्वायर है। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से 1 होगा, और 0 से 1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो ये एक्स स्क्वायर है। तो मैंने कोई लिमिट नहीं पुट किया है, मैंने कोई भी लिमिट नहीं पुट किया है, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अगर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो 0 माइनस पे आप बोल दो क्या जा रहा होगा, 0 ही जा रहा होगा। तो हमने कोई लिमिट नहीं पुट किया है, बिकॉज द फंक्शन इज दैट, तो उसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं, है ना? तो कभी भी ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा दिमाग में। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे इस पे मुझे एक वीडियो बनाना था, सोच रहा था मैं बहुत दिनों से कि ये बच्चों के लिए बहुत दुर्गति करता है। तो हम लोग बोले कि एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0 की बात कर रहे हैं ना, एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 0 की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज f0 डोमेन में नहीं है ना? डोमेन में नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड है, 0 पे ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 1 बाई एक्स है ना यार, तो 1 बाई एक्स है तो 0 पे नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है। ये ln 0 बन रहा है नीचे 0, ये नॉट डिफाइंड है। तो यानी f0 g ऑफ 0 आप नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है 0 पे, और ये कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसके हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस वर्ड इसमें नहीं इस्तेमाल किया होता सवाल में, आप समझ रहे हो मेरी बात? आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा क्लियर रहो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, बाद में इन सब में उलझ जाओगे और फिर गड़बड़ होते रहेंगे, है ना? तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझिए कि अगर इस क्वेश्चन में मैं एक वर्ड ड्रॉप कर दूं कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये वर्ड हटा दूं, मैंने बोला fx ये है gx ये है, देन 4 ऑप्शन दे दूं f0 प्लस दिस, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे तब भी लिमिटिंग वैल्यू से आंसर करके आ जाते हैं, वो अपना दिमाग लगा लेते हैं कि चाहे f0 प्लस f0 माइनस निकाल के f0 असाइन करके चले आते हैं। एक सेकंड यार, समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा था
कि बहुत बार बच्चों को ये कंटिन्यूटी वाला चीज नहीं भी लिखा रहता है ना, तब भी इनमें ऑप्शन मार के आ जाते हैं भाई, फिर कोई ऑप्शन वर्क ही नहीं करेगा, f0 g नहीं निकलेगा, ये आप बिल्कुल क्लियर रखिए, एकदम बिल्कुल तय है ना। लेकिन अब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो इसके कारण निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो कोई बोले f0 क्या होगा, तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो हमने पढ़ा हुआ है कि f0 विल बी लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 fx, मतलब लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू फंक्शनल वैल्यू निकलेगी। क्यों निकल रही है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए निकल रही है। तो इधर cos ऑफ x cos 1/x। अच्छा अब देखिए 0 प्लस या 0 माइनस पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बारे में क्या बोलूं, अब बाउंडेड वैल्यू बिटवीन -1 से 1, हाँ या ना, क्योंकि ये आर्गुमेंट या तो बहुत बड़ा होगा या तो बहुत छोटा होगा, दोनों ही केस में ये बाउंडेड होगा। और ये वाली वैल्यू कहां जा रही है बॉस, ये 0 जा रही है, तो 0 इंटू अ बाउंडेड वैल्यू तो 0 ही तो होगा नहीं, और अगर ये 0 ही होगा तो cos 0 किसके बराबर हो गया, 1 है ना, cos 0 किसके बराबर हो गया, 1, यानी f0 तो 1 आ गया। को बोले सर g ऑफ 0 कैसे निकालोगे, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, g ऑफ 0 कितना हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 gx, है ना, तो ln sec स्क्वायर x को लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा सर अब इसको देखिए ln 1 प्लस t वाले फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, तो नीचे tan स्क्वायर x आ जाएगा, तो एक tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी होगा, है ना, और इनटू x sin x है, तो इसको भी एक x दे दो, इसको भी एक x दे दो, और यहाँ पे साथ में x स्क्वायर दे दो, देख लो ये x स्क्वायर इससे सेट हो गया। तो आप देखिए ना ln 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी क्या हो गया बॉस, 1 हो गया, तो यानी ओवरऑल ये भी 1 हो गया, तो यानी f ऑफ 0 और g ऑफ 0 दोनों 1 है। तो हम लोग बोले कि f ऑफ 0 और g ऑफ 0 अगर दोनों 1 है तो हम बोले कि इसका आंसर होगा a आगरा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका a आगरा। क्लियर है क्या सबके लिए, क्लियर है तो क्लियर भी लिख दीजिए और डन भी लिख दीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट fx इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के सो दैट fx इज कंटिन्यूअस, है ना, सो दैट fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो लेकिन फंक्शन चाहिए कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r चाहिए ना, फंक्शन चाहिए कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए स्क्वायर रूट को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा अंदर वाले को, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो मामला खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, x बिलोंग्स टू r के लिए पूछ रहा है, तो अगर x बिलोंग्स टू r के लिए अगर ये बच्चों आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के जो अंदर वाली क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मान लो कहीं नेगेटिव हो गया तब तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन ही नहीं हुआ ना भाई, डोमेन ही नहीं है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर कोई बोले कि ये कहीं नेगेटिव हो जाएगा x बिलोंग्स टू सम वैल्यू के लिए तो फिर तो इसका तो डोमेन ही नहीं है ना x बिलोंग्स टू r, तो फिर कंटीन्यूअस कैसे होगा। तो पहली चीज तो हमें ये सोचनी पड़ेगी कि ये वाली चीज क्या होनी चाहिए भाई, अंदर वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, समझ में आ रही मेरी बात। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है तो इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, है ना, दो तरीके से ही पॉसिबल होगा, या तो ये टच करेगा, काटने वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर काटने वाला ग्राफ, क्योंकि काट दिया तो फिर नेगेटिव ही तो हो जाएगा, है ना, तो ये डी नेगेटिव ये डी जीरो, यानी अल्टीमेटली डी पे क्या कंडीशन बनेगी, लेस देन इक्वल टू 0, डी पे अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनेगी, लेस देन इक्वल टू 0, डी के लिए यहां से k स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू -2 से 2, समझना, -2 से 2, ठीक है ना। लेकिन बात इससे भी नहीं हुई पूरी, क्योंकि अब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इस k के लिए, लेकिन क्या ये जो नीचे वाला है वो कहीं जीरो हो जाए तो, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी अगर चाहिए तो डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर किसी x के लिए जीरो हो गया, जैसे मैंने मान लो k की वैल्यू ले ली 1,
तो 1 पे ये क्या बना भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो पॉजिटिव हो गया अंदर वाला। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस है क्या x बिलोंग्स टू r के लिए, आप बताओ। तो मुझे नहीं लगता ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये 2 पॉइंट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये इन दोनों पॉइंट्स पे कैसा है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। सोचो आप, क्या सोच पा रहे हैं आप कि ये डिसकंटिन्यूअस है। इनफैक्ट k की कभी भी पॉजिटिव या जीरो वैल्यू होगी तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई बोले सर मैंने k इक्वल टू हाफ ले लिया, तो हाफ पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देख रहे हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1, और इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, यहां भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। कोई बोले k को जीरो ले लिया सर मैंने, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 पे डिसकंटिन्यूअस। तो फिर k क्या ले सर, k नेगेटिव लो। जैसे k की वैल्यू अगर मान लो आपने -1 ले ली, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां आएगा मजा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ प्लस बना देगा, और अगर ये माइनस और माइनस प्लस बना दिया, ठीक है ना, तो यानी ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि k शुड बी नेगेटिव, और k नेगेटिव और -2 से 2, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, -2 से 0, है ना। इनफैक्ट आप नीचे वाले का ऐसे भी सोच सकते हो कि रूट नहीं आना चाहिए, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस डिनोमिनेटर का भी रूट नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के शुड नेवर बी 0। तो इसका भी ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसा ही बनेगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के इस वाले एक्स पे 0 हो रहा है। कोई बोलेगा सर ये वाला जो केस है ये वाला, तो इन दोनों में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 0 हो रहा है, तो ना तो ये ग्राफ बनेगा ना तो ये, तो इस ग्राफ में डी नेगेटिव कर दिया, डी नेगेटिव कीजिएगा ना तो इस ग्राफ से भी के नेगेटिव आ जाएगा। तो हालांकि मैंने दोनों तरीके समझा दिया, बाकी आप सोच लीजिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स। क्लियर है तो यस लिख दीजिए, और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप सारे बच्चों का डन ही लग रहा है। Okay, next question is, let fx is an odd function continuous in R. If f of 1 is equal to 5, f of 3 equal to -5, and f of 6 equal to 7, then minimum number of zeros of fx equal to 0. Zeros का क्या मतलब रहेगा? What is the meaning of zeros here? What is the meaning of zeros here? चलिए, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का आ चुका है, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से सारे बच्चों का। वेरी गुड रेस्पॉन्स। देखो यार, इसमें हमेशा मिनिमम की ही बात हो पाएगी, है ना।
कोई बोले कि यार सर मैक्सिमम या एग्जैक्ट, तो मैक्सिमम एग्जैक्ट इन सब की बात ही नहीं हो पाएगी, है ना। कोई बोले F3 की वैल्यू, तो भैया देखिए 3 पे वैल्यू -5 है, फिर सॉरी 1 पे है पहले, तो वैल्यू 1 पे है पहले वैल्यू, है ना। 1 पे वैल्यू है इसकी 5 और 3 पे वैल्यू है इसकी -5 और 6 पे वैल्यू है 7, ऐसा कुछ। और फंक्शन ऑड है गाइस, तो है ना, तो फंक्शन ऑड है मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि f ऑफ -x इक्वल टू -fx। यानी कोई मुझसे पूछता है कि f1 अगर 5 है तो f ऑफ -1, तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि -5 होना चाहिए ना, यानी -1 पे वैल्यू जो आएगी ना बॉस, वो -5 आएगी। कोई बोले सर -3 पे वैल्यू, तो -3 पे, सिंस 3 पे 5 है तो -3 पे, सॉरी इधर 5 आ जाएगा। और कोई पूछे यहाँ पे, कहाँ पे, 6 पे, -6 पे सॉरी, तो -6 पे वैल्यू बेटा -7 आएगी, ऐसे तो दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है, -6 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ये थोड़ा नीचे आएगा यार, यहाँ पे, यहाँ पे। अब बोलोगे कि सर अब कैसे करें, क्या करें, तो बेटा यहाँ पे एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या कि 0 पे वैल्यू 0 आती है। ऑड में हमेशा ध्यान रखना कि अगर 0 डोमेन में है, डोमेन में होना जरूरी है ना, तो ऑड में हमेशा याद रखना कि डोमेन में अगर 0 है तो 0 पे वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। निकाल के दिखा दिया है, इसमें x इक्वल टू 0 रखिएगा तो f0 इज -f0, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, है ना, कि अगर फंक्शन ऑड है और 0 डोमेन में है तो f0 पक्का 0 होगा, है ना। बहुत बार इस पे भी सवाल बनाए जाते हैं बहुत। अब देखिएगा यहाँ पे 3 पे वैल्यू क्या आएगी, है ना, 5 आएगी। फिर इसके बाद हो सकता है आगे बढ़े या यही मैक्सिमम हो, जो भी हो, है ना। एक चीज समझिएगा, आप मिनिमम की ही बात कर पाइएगा, क्योंकि अगर कोई बोले सर यहां से यहां तक में, तो यहां से यहां तक में हो सकता है 50 बार इंटरसेक्ट करते हुआ ऊपर चला जाए, हमें क्या पता। तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी नहीं बतला सकते आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पे बात कर सकते हैं ना। तो हमने बोला कि ठीक है, फिर उसके बाद f ऑफ -1 पे वैल्यू आ रही है भाई -5, और फिर 0 पे 0 आएगी, है ना। तो कंटिन्यूटी भी मेंटेन करते हुए चलना है बस, कंटिन्यूटी भी मेंटेन करते हुए चलना है ना। तो उसके बाद फिर हो सकता है इधर की साइड आ जाए और फिर ये ऐसे जाए। तो मिनिमम पे ही बात होगी, पहले तो उस चीज को समझ लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने एग्जैक्ट बताया, कुछ नहीं भाई। 3 4 5, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी 5। देख लीजिए, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टीओडी। हम बोलोगे सर क्या है ये, तो टीओडी इज गाइस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में अब हम बातें करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में अब हम बातें करने वाले हैं, है ना। दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और एक हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है ना। ठीक है, तो काफी कूल सा लगा होगा आपको कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सर बहुत इजी है, फिर तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। हाँ भाई, एक्चुअली ऐसे बोलते भी है ना,
कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, दिस इज हाउ वी स्पीक। लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में होता क्या है वो तो बताओ। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हम लोग बोलते हैं कि होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो हम लोगों ने क्या कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में रहेगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। एक बार यार ऐप पे एक बार पोल हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जस्ट टू चेक कि ये वेबसाइट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, इज इट कमिंग ऑन वेबसाइट और नॉट, बस ये चेक कर रहे हैं। एक सेकेंड, 4 ऑप्शन है ना, देखते हैं क्या वेबसाइट पे पोल आया, क्या नहीं आया। ऐप वाले बच्चे बतला देंगे आया क्या। वेबसाइट पे नहीं है, ऐप पे भी नहीं आया, ऐप में आया। ग्रेट। हाँ वेबसाइट पे तो नहीं आया, ऐप में भी नहीं, ऐप में तो आया होगा। अब समीर का ऐप थोड़ा अलग होगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं। समीर का ऐप थोड़ा अलग हुआ क्योंकि ओनर जो है इस ऐप वाले लोग का, उनका भी नाम समीर ही है, तो हो सकता है उस वजह से अलग होगा। आप लोगों ने टिक तो कर दिया ना, तो कितना खतरनाक बोल है। फर्स्ट वाला तो किसी ने टिक ही नहीं किया भाई साहब, ये भगवान। मैक्सिमम 4th ऑप्शन को गया। चलिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। हो गया चेकिंग, मुझे तो पहले से ही पता था। अरे कोई बात नहीं समीर, कोई बात नहीं बेटा, होता है, बहुत बार होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को दिखती हैं, मुझे नहीं दिखती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे तो भूत दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, मैं बोलता यार मुझे नहीं दिखता, मैं तो सेम ही दुनिया में रह रहा हूँ, मैं भी तो इंडिया में ही रह रहा हूँ, तो मेरे को नहीं दिखता। बहुत बार बहुतों को दिख जाता है, तो होता रहता है। चलो, तो हम टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं ना, इट जस्ट चेकिंग पर्पस के लिए था ना, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और पोल बहुत अच्छी थी, जिसने पोल का आंसर किया होगा उसने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यू, डिस्कंटिन्यू ऑफ फर्स्ट काइंड जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल, और सेकंड काइंड में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल। नाम सुन के भी ये फील आ रहा है कि भाई ये जो डिस्कंटिन्यूटीज होंगी इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये जो डिस्कंटिन्यूटीज होंगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और ऐसे ही ये वाली डिस्कंटिन्यूटी को सुन के ऐसा फील आ रहा है कि भाई इन डिस्कंटिन्यूटीज को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो भैया ऐसा क्या रहा होगा कि डिस्कंटिन्यूटी रिमूव हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे। अरे यार ये तो बड़ा गजब चीज हो गया। तो बहुत ऑब्वियस है कि डिसकंटिन्यूटी रिमूव तभी हो सकते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट करे। अभी हमने जस्ट एक प्रॉब्लम देखा है, हालांकि पिछले क्लास में भी ऐसे प्रॉब्लम्स किए थे जहां एलएचएल और आरएचएल अगर सेम था तो हम लोग कि हाँ उस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर पा रहे थे बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट दैट पॉइंट। लेकिन जब एलएचएल आरएचएल डिफरेंट था तो हम कुछ करके भी फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना पा रहे थे, है ना। तो दिस विल बी द मेजर बेसिस। रिमूवेबल में कौन सी डिसकंटिन्यूटीज आएंगी, वो डिसकंटिन्यूटी जहां लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इधर कौन सी वाली आएंगी जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गाइज अब आप इसके नीचे लिखते जाइए, है ना। पहले हम रिमूवेबल को पूरा टैकल करेंगे ना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अरे सर मैं तो लिख ही नहीं पाया, है ना। आई थिंक रेडी, स्टडी, गो।
निकल मत जाना है, रूम छोड़ गया ना। here limit x is approaching a f x, here limit x is approaching a f x है ना, यहाँ ये लिखिएगा, here limit x is approaching a f x exists, here limit x is approaching a f x exists, but it is either not equal to, here limit x is approaching a f x exists, here limit x is approaching a f x exists, but it is either not equal to, but it is either not equal to f of a, but it is either not equal to f of a, or f of a is not defined, but it is either not equal to f of a or f of a is not defined, but it is either not equal to f of a or f of a is not defined, but it is either not equal to f of a or f of a is not defined. Hence in such cases we can redefine the function, hence in such cases we can redefine the function at x equal to a, hence in such cases we can redefine the function at x equal to a to make it continuous at x equal to a. Hence in such cases we can redefine the function to make it continuous, hence in such cases we can redefine the function to make it continuous at x equal to a, to make it continuous at x equal to a. Further it is classified as, इसके आगे लिखिएगा further it is classified as, further it is classified as, यहां तक लिख लिया। तो अगर लिख लिया हो तो इसके बाद हम इसका दो पार्ट देख रहे हैं ना। फर्दर इट इज क्लासिफाइड एज, पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, फर्दर इट इज क्लासिफाइड एज, पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना। नॉट डिफाइंड तो पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला है, तो दूसरा टैब लेकर हमेशा रहता है बच्चा। ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना पीछे, उसके बाद आराम से लिख लेना। आज वाले में तो स्क्रॉल कर भी सकते हैं पीछे, है ना, आज वाले में तो ऑप्शन है पीछे स्क्रॉल करने का। ठीक है, चलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखिएगा, है ना, सब लोग लिखेंगे ना, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी लिखेंगे। हियर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी लिखिएगा, हियर लिमिट x इज अप्रोचिंग a f x, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी लिखिएगा, हियर लिमिट x इज अप्रोचिंग a f x, here limit x is approaching a f x exist, here limit x is approaching a f x exist, but f of a is not defined, here limit x is approaching a f x exist, but f of a is not defined, but f of a is not defined, for example, but f of a is not defined, for example। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी जो पहली तरह की है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसको कि हम बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, एक तो वजह क्या हो सकती है कि भाई फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं वहां पे, या फिर दूसरी वजह हो सकती है कि भैया फंक्शनल वैल्यू तो डिफाइन था, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा था, बट दोनों बराबर नहीं है। तो इस आधार पे हम इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इसी आधार पे हम इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक फंक्शन लेके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। कोई बोले सर ये फंक्शन 2 पे एट एक्स इक्वल टू 2 डिस्कस कीजिए, तो ले 2 पे यार देखना, 2 पे देखना, 2 पे द फंक्शन एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। ओके सर, क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? आंसर इज यस। आप चाहो तो x नॉट इक्वल टू 2 के लिए देख लीजिए, फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा आपको।
तो x माइनस टू एक्स प्लस टू कट जाएगा, तो दिस इज x प्लस टू, है ना। एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए क्या बन जाएगा भैया, x प्लस टू। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है बॉस, ऐसा ये एक स्ट्रेट लाइन है जो माइनस टू कॉमा जीरो से पास कर रहा है। आप समझ रहे हो, x प्लस टू इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, और टू पे क्या हो रहा होगा बॉस, टू पे यहां पे लग रहा होगा एक हॉलो सर्कल, टू पे क्या लग रहा होगा, एक हॉलो सर्कल। तो अगर टू पे कोई पूछे मुझसे तो मैं बोलूंगा डिसकंटिन्यूअस। अब कोई पूछे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी, टेल मी द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पहली चीज मैं चेक करूंगा हमेशा लिमिट। पहली चीज हमेशा क्या चेक करूंगा, लिमिट। फंक्शन वैल्यू डिफाइंड है नहीं डिफाइंड है ये सब नहीं देखूंगा मैं सबसे पहले क्या चीज चेक करूंगा, आपको भी यही बोल रहा हूं क्या, कि सबसे पहले आप चेक कीजिएगा लिमिट क्या है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस पे वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, 4 ही है ना। 2 प्लस 2 माइनस पे वैल्यू क्या जा रही है, 4। तो हम लोग बोले कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिमूवेबल हो गया। रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट कब होता है, जब फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं हो। तो यानी कि ये किसका एग्जांपल हुआ, रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल हुआ। इज दिस ओके फॉर ऑल। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट होगा इसी में है ना, रिमूवेबल में ही चल रहे हैं अभी, है ना। अभी नॉन रिमूवेबल में नहीं आए हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अभी हम लोग रिमूवेबल में ही चल रहे हैं ना। तो मिसिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट क्या है, मैंने बताया ना, फर्दर इट इज क्लासिफाइड एज। तो एक तो उसका क्लासिफिकेशन हो गया मिसिंग पॉइंट, और दूसरा उसका क्लासिफिकेशन क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें लिखिएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिखिएगा, है ना। स्टेटमेंट दो तीन बार बोल रहे हैं, आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, है ना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 99% बच्चे सब सही कर रहे हैं। here limit x is approaching a f x, here limit x is approaching a f x, here limit x is approaching a f x, here limit x is approaching a f x exist, here limit x is approaching a f x exist, as well as here limit x is approaching a f x exist, as well as f of a is also defined, as well as f of a is also defined. Here limit x is approaching a f x exists, as well as f of a is also defined, as well as f of a is also defined, as well as f of a is also defined, but both are not equal, as well as f of a is also defined, but both are not equal, but both are not equal, है ना। मतलब यहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड है, बट दे आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल में लिखिएगा एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, है ना। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इसमें हम लोग बात करें बॉस, तो हम लोग लेके अगर x इंटीजर है, इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0, और जब x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। जब x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और x इंटीजर जब नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो अगर मैं इस ग्राफ को स्केच करूं दोस्त, है ना, जब मैं इसको ग्राफ को स्केच करूंगा तो आई होप एवरीवन कैन से द सेम थिंग जो मैं बोलने वाला हूं, है ना, कि हर जगह -1 होगा एक्सेप्ट एट इंटीजर्स, हर जगह -1 होगा। तो जैसे मैंने ये लाइन बना दी y इक्वल टू -1 वाली बॉस, 0 पे लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 पे सर इसकी वैल्यू होगी 0, और यहां लगेगा फॉलो, 0 पे इसकी वैल्यू होगी 0। को बोले 1 पे वैल्यू, सर 1 पे इसकी वैल्यू बेटा 0 होगी और यहां लगेगा फॉलो। को पूछे 2 पे वैल्यू 0 होगी, यहां लगेगा फॉलो सर्कल। को बोले 3 पे सर, तो 3 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी और यहां लगेगा फॉलो सर्कल, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे चलता जाएगा। को बोले सर -1 पे, -1 पे भी इसकी वैल्यू 0 ही है और यहां लगेगा हॉलो सर्कल, -2 पे भी यहां लगेगा क्या, हॉलो सर्कल, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बाकी जगहों पे, मतलब इंटीजर पे हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे ये देखिए यहाँ पे सब जगह 0 0 होगा,
क्लियर है? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? एवरी इंटीग्रल पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो बोले कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है साहब? तो लिमिट हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आप 0 प्लस देखो -1 आ रहा है, 0 माइनस देखो वो भी -1 आ रहा है। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यानी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों बराबर नहीं। ऐसे यहां पे भी देख सकते हो, ऐसे यहां पे भी देख सकते हो, एक ऐसे आप भी देख सकते हो। यानी हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल एंड दैट्स व्हाई द फंक्शन इज discontinuous at all the integral points. So what kind of discontinuity it is? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो रिमूवेबल, और फंक्शनल वैल्यू भी है और दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसमें? आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, है ना? क्लियर है सबके लिए? डन है? चलिए अगर डन है तो मेरे ख्याल से हम लोग पीछे चलते हैं फिर से, और अब हम आते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, है ना? नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, इसमें लिखिएगा दोस्तों नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, इसमें लिखिएगा हियर, इसमें लिखिएगा हियर लिमिट x is approaching a f x, here limit x is approaching a f x does not exist, here limit x is approaching a f x does not exist, here limit x is approaching a f x does not exist, and hence here limit x is approaching a f x does not exist, and hence here limit x is approaching a f x does not exist, and hence it is not possible, and hence it is not possible to redefine the function. Here limit x is approaching a f x does not exist, limit x is approaching a f x does not exist, and hence it is not possible, and hence it is not possible to redefine the function, and hence it is not possible to redefine the function in any manner hence it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous, hence it is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous at x equal to a. It is not possible to redefine the function in any manner to make it continuous at x equal to a. Further, it is classified as, further it is classified as, इसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ भी करके आप फंक्शन को कंटीन्यूअस नहीं बना सकते। तो फर्दर इट इज क्लासिफाइड एज, हम लोग बोलते हैं फर्दर इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका, पहला आपका फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल में पहला है आपका फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, इसमें लिखिएगा फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, इसमें लिखिएगा हियर हियर फाइनाइट टाइप में लिखिएगा हियर LHL एंड RHL, here LHL and RHL both are finite but not equal, here LHL and RHL both are finite, here LHL and RHL both are finite but not equal, here LHL and RHL both are finite but not equal. क्लियर है? तो हमने क्या कि नॉन रिमूवेबल में एक आता है आपका फाइनाइट टाइप, मतलब नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। तो कब होता है? जब LHL RHL दोनों हो, फाइनाइट हो, बट दोनों बराबर ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके लिए ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए एफ एक्स ले लिया हमने ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, एंड लेट अस डिस्कस एट एक्स इक्वल टू 2, 2 पे डिस्कस करते हैं। तो भाई मेरे 2 पे अगर इसका मैं आरएचएल निकालूं, आप बताओ, एलएचएल निकालूं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताओ, बताओ। देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पे तो मुझे लग रहा है कि 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और अपॉन 2 इज 2। और 2 माइनस पे जब देखेंगे बच्चों तो 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और अपॉन 2 हो जाएगा। आरएचएल जब देखिएगा तो 2 प्लस दैट इज 2 और अपॉन 2 1। तो आप देख रहे हो ना, ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना? सॉरी, वैल्यू तो बनी आएगी।
तो लिखा कि आरएचएल आपका कितने के बराबर आ गया 1, एलएचएल कितना आ गया आपका हाफ, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ गई 1। तो कैसा है फंक्शन? सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूअस में कौन सा, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? तो हम लिमिट पे देखेंगे। तो लिमिट यहां एग्जिस्ट नहीं कर, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कुछ दूरियां आ गई हैं, है ना। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है और नॉन रिमूवेबल है और फाइनाइट टाइप है। क्यों? क्योंकि एलएचएल और आरएचएल दोनों के दोनों, है ना, फाइनाइट हैं, राइट, दोनों के दोनों कैसे हैं? फाइनाइट। नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप में एक हम टर्म एसोसिएट करते हैं, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप में हम एक टर्म एसोसिएट करते हैं। सुन के कोई बच्चा कूदने नहीं लगेगा कि सर अरे मजा आ गया, है ना, ठीक है। दिस इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज द टर्म विच इज एसोसिएटेड विद दिस, है ना। द टर्म इज जंप, नहीं नहीं बैठे रहना है ना। तो हमने क्या कि टर्म क्या है? जंप, जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी। कैसे डिफाइन करते हैं जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आरएचएल माइनस एलएचएल, मॉड्यूलस ऑफ आरएचएल माइनस एलएचएल। तो हमने लिखा हाउ वी डिफाइन जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी मॉड्यूलस ऑफ आरएचएल माइनस एलएचएल। मतलब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी, व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ दिस fx at x equal to 2, तो व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी? यू कैन सी द डिफरेंस इज हाफ। तो यानी कि यहां पे x equal to 2 पे द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी इज गोइंग टू बी हाफ। चलिए, फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी ये पहला था। दूसरा है बच्चों इनफाइनाइट टाइप। दूसरा है आपका इनफाइनाइट टाइप, लिखिएगा इसमें इनफाइनाइट टाइप, इसमें लिखिएगा इनफाइनाइट टाइप में लिखिएगा हियर, इनफाइनाइट टाइप में लिखिएगा हियर एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल और आरएचएल, हियर एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल और आरएचएल अप्रोचेस इंफिनिटी, हियर एटलीस्ट वन ऑफ एलएचएल और आरएचएल approaches infinity or minus infinity, here at least one of LHL or RHL approaches infinity or minus infinity, here at least one of LHL or RHL approaches infinity or minus infinity। मतलब यहां क्या कह रहे हैं कि इसमें कम से कम एक LHL या RHL में या तो इंफिनिटी जा रहा होगा या माइनस इंफिनिटी। अगर कोई बोले सर दोनों चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कम से कम एक तो जा ही रहा है ना, अगर दोनों जा रहा है तो। उस केस में बोलेंगे नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं fx इक्वल टू, मान लीजिए कोई बोलता है सर tan x at x इक्वल टू पाई बाय 2। तो बच्चों tan x का ग्राफ मैंने बहुत बार आपको बना के दिखा दिया है ना। तो tan x के ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पाई बाय 2 के आजू बाजू क्या हो रहा है? पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस पे क्या हो रहा है बॉस? तो पाई बाय 2 माइनस पे तो इंफिनिटी जा रही और पाई बाय 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी जा रहा है ना। पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है? पाई बाय 2 माइनस पे जा रहा है प्लस इंफिनिटी, और पाई बाय 2 माइनस पे कहा जा रहा है माइनस इंफिनिटी। तो कोई पूछता है कि एट x इक्वल टू पाई बाय 2 किस तरह की डिस्कंटिन्यूटी है? तो पहली चीज नॉन रिमूवेबल। क्यों सर नॉन रिमूवेबल? क्योंकि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहली चीज हो गई नॉन रिमूवेबल, और उसमें क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट टाइम। तो मेरे ख्याल से एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो डन कर दीजिए, और लिख रहे हो तो वेट डाल दीजिए। ओके, अब तीसरे पे आ जाते हैं, है ना। तीसरा काफी इंटरेस्टिंग है ना। ऐसा लगेगा कुछ एसएचएम टाइप की चीज होने वाली है अब तो जीवन में। ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। तीसरा क्या भाई? ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी, आप बोलोगे ये बड़ी नई सी चीज आ गई। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी में, है ना। तैयार? लेट्स राइट ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। लिखेंगे हियर LHL and RHL values, here LHL and RHL values
oscillates between here LHL and RHL values oscillates between here LHL and RHL values oscillates between two finite values. Here LHL and RHL values oscillates between two finite values. है ना, here LHL and RHL values oscillates between two finite values. तो इसमें क्या होता है कि जो LHL और RHL वैल्यूज है वो आप निकाल नहीं पाओगे, वो दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करती है। बोलोगे सर आज तक इस तरह के फंक्शन के साथ कभी अपना एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो करते हैं ना एनकाउंटर, मतलब फंक्शन के साथ। तो हम लोग बोले क्या कि fx इक्वल टू, जैसे एक फंक्शन ले लीजिए साइन ऑफ पाई बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, है ना, साइन ऑफ पाई अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूं कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, हाँ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो अब कोई पूछे कि सर किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो थोड़ा आपको ग्राफिकली फील लेने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। लेट्स ट्राई। है ना, थोड़ा ग्राफिकली फील लेनी पड़ेगी। जैसे हम इधर आते हैं, वन से अंदर आते हैं, कोई पूछे कि सर ये कहां जीरो हो रहा है, साइन पाई अपॉन एक्स, तो साइन कब जीरो होता है? साइन जब जीरो होता है जब पाई अपॉन एक्स एन पाई टाइप की चीज हो जाए, है ना, ये एन पाई हो जाए, जैसे ये पाई हो जाए, ये 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, तो जीरो हो जाएगा, तो पाई कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या है दोस्त, 1 बाई, और एन कोई भी इंटीजर होता है इसमें आपको पता ही है, और इंटीजर होता है लेकिन एन डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक्स कितना आएगा, 1 बाई एन टाइप का, यानी कि जैसे 1 पे जीरो होगा, ये 1 पे देखो साइन पाई जीरो होगा, को बोले एन की वैल्यू 2 रख दी सर, तो हाफ पे भी जीरो होगा, फिर यस हाफ पे भी जीरो होगा। तो आप जैसे x इक्वल टू हाफ इसमें रखो ना, 1/2 करोगे तो 2 पर चढ़ जाएगा, तो साइन 2 पाई जीरो हो जाएगा। कोई बोले 1/3 पे भी जीरो होगा, हाँ भाई 1/3 पे 1/3 करोगे तो साइन 3 पाई, ये जो 1/2 1/3 है ना, ये सब इधर की साइड आएगा। को बोले सर 1 के आगे चला जा रहा है, हाँ तो तू भी चला जा भाई। तो हम लोग लेके आएंगे सब इधर की साइड आएगा, 1 पे 1/2 पे 1/3 पे, और कहां जीरो होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स, जीरो के नेबरहुड में तो बहुत ही खतरनाक खेल होगा, है ना, वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं, और नहीं तो फिर बाद में फैल जाइएगा, अरे कुछ आया ही नहीं सर। तो हाफ 1/3 इन सब पे जीरो होगा, फंक्शन इन सब पे जीरो होगा। जैसे मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 या 1 ही रहेगा, तो हाफ पे कुछ ऐसा जीरो होगा, फिर 1/3 पे फिर से जीरो होगा, मतलब ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 की पीक पकड़ के रखेगा। लेकिन ये जो डिस्टेंसेस है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे छोटे होते जाएंगे, बहुत छोटे होते जाएंगे। अब जैसे अब यहाँ पे नीचे आएगा, आपको बोले सर फिर से जीरो होगा क्या, हाँ भाई 1/4 और पास आ गया दोस्त, 1/4 और पास आ गया, तो मतलब ये 1/4 पे जीरो हो जाएगा। को बोले सर 1/5 ये और पास हो जाएगा, को बोले 1/6 और पास हो जाएगा, 1/7 1/8 1/9 1/10, आप समझ रहे हो? ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, 1/9 1/10 1/11 1/1 करोड़, 1/1 करोड़ 1। आपको बोले सर 1/1 करोड़ तो अब इधर चली जाएगी सर, अबे उधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू है। बोलोगे इतनी जगह है क्या सर यहाँ पे, हाँ भाई इतनी, इससे बहुत ज्यादा जगह है। 1/1 करोड़ 1/1 करोड़ 1, सोचो इसके बीच का गैप कितना कम होता जा रहा है। 1/2 करोड़ 1/2 करोड़ 1/3 करोड़ 1/3 और छोटा होता जा रहा है, यानी कि गैप्स इतने छोटे होते जा रहे हैं, इतने छोटे होते जा रहे हैं कि पूछो मत। यानी यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम्स जीरो होगा, यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम्स जीरो होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, और हर बार -1 से 1 घूमेगा। तो हर बार अगर बेटा -1 से 1 घूमेगा, तो यानी यहाँ पे जब मैं इसको खेलूंगा, यानी यहाँ पे जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम यहाँ ऑसिलेट करेगा, और बहुत हाई ऑसिलेशन से ऑसिलेट करेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो तुरंत से नीचे गया तुरंत से ऊपर आया, तुरंत से नीचे गया तुरंत से ऊपर, तुरंत से नीचे तुरंत से ऊपर, तुरंत से नीचे तुरंत से ऊपर, इस तरीके से इनफाइनेटली ऐसे एकदम बिल्कुल आप समझ रहे हो बहुत तेज तेज ऑसिलेट करेगा। और इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई लिमिटिंग वैल्यू बतलाना इम्पॉसिबल टास्क है। यानी हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि जो RHL है वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन टू वैल्यूज -1 से 1, लिमिटिंग वैल्यू आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास जाते जाते
वो बहुत हाई ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, बहुत हाई ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, और ये कभी भी आप लिमिटिंग वैल्यू नहीं बतला सकते। हाँ, ये बतला सकते हो कि जो भी लिमिट होगा दैट विल बी लाइंग बिटवीन -1 से 1। यस और नो? समझ में आई मेरी बात, है ना? अगर इसको अपन देखने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे पास तो क्रोम में खुल जाएगा क्या? भाई 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 भाई, ये क्या है? हाँ, ये ठीक लग रहा है। ये देखो एकदम ऑसिलेट करते हुए दिख रहा है भाई साहब। ये फुल स्क्रीन हो जाता तो सही रहता। दिख रहा है? तो आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है चिपक के चल रहा है, ये है ना, एकदम चिपक के चल रहा है। और ये ही दिखला रहा है कि ये बहुत हाई ऑक्सीलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत हाई ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है मेरे ख्याल से। और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आई थिंक क्लियर है ना? ये भी वैसा ही है, बिल्कुल क्लोज में जाके बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? आई होप इट इज क्लियर है। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? चलिए, अगर लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। एक ग्राफ लिख रहे, बना रहे हैं। आपको हर एक पॉइंट पे बतलाना है किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, जहां जहां डिसकंटिन्यूटी है उन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, जहां जहां डिसकंटिन्यूटी है उन पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, और किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है वो भी मेंशन करना है, और किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है वो भी मेंशन करना है। At which of the points functions are function is discontinuous and what kind of discontinuity at those points, है ना? पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो देखो -1 पे तो कंटिन्यूअस है ना, -1 पे कोई बातें नहीं करेगा कि यार डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि -1 पे क्या है, आपका एलएचएल नहीं है तो उसको नहीं देखना है अपन को। तो -1 पे आरएचएल भी है और आरएचएल 1 0 भी है और फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, तो यानी कि -1 पे तो कंटिन्यूअस है। कोई पूछे 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है सर, तो अब मिला लीजिए आप। 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, किस तरह की डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? आंसर इज नॉन रिमूवेबल। क्यों सर? क्योंकि लिमिट अलग आ रहा है दोस्त। देख सकते हो आप, 0 माइनस पे -1 जा रहा है, जबकि 0 प्लस पे तो 0 जा रहा है ना। ग्राफ से देखिए, 0 माइनस पे -1, 0 प्लस पे 0 जा रहा है, यानी कि नॉन रिमूवेबल है। नॉन रिमूवेबल में कौन सा है सर? फाइनाइट टाइप। कौन सा है? फाइनाइट टाइप, क्योंकि आरएचएल और एलएचएल दोनों फाइनाइट है। तो बोले फिर व्हाट इज द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी? तो भाई जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी दोनों का डिफरेंस होता है, तो 1 आ गया, है ना? मॉडुलस लगेगा, है ना? मॉडुलस लगेगा, तो जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी विल बी 1। तो यानी 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस में नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, जंप कितना है? 1। 1 पे क्या है सर? 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है साहब? तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस दोनों पे वैल्यू 2 जा रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है।
और फंक्शनल वैल्यू भी है, बट दोनों बराबर नहीं है। अरे ये तो हो गया फिर रिमूवेबल। रिमूवेबल में कौन सा चीज हो गया, मिसिंग या आइसोलेटेड? तो आइसोलेटेड, क्योंकि मिसिंग पे डिफाइन नहीं होता है, आइसोलेटेड पे डिफाइन तो होता है बट लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। कोई पूछे टू पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस। और टू पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों साइड से जीरो जा रहा है, दोनों साइड से जीरो जा रहा है। तो अब सर किस तरह की डिसकंटिन्यूटी? तो रिमूवेबल, और फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है तो मिसिंग पॉइंट है ना। तो ये हो जाएगा टू पे आपका मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कोई पूछे थ्री पे बेटा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, और दोनों इंफिनिटी जा रहा है, तो नॉन रिमूवेबल में इनफाइनाइट है, नॉन रिमूवेबल में इनफाइनाइट है। कोई पूछे फोर पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है सर? तो फोर पे तो कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी कहां है? आरएचएल है नहीं तो उसको नहीं निकालना है, एलएचएल और फंक्शनल वैल्यू सेम है। क्लियर है सबको? तो यस लिख दीजिए एक बार। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी में मैं सब डिक्टेट करूंगा, इसलिए आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। थ्योरम 1 पे आ रहे हैं ना, तो यहां तक लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो आई थिंक रेडी एवरीवन। थ्योरम 1, if fx is continuous at x equal to a, if fx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to a, if fx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to a, then if fx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to a, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx है ना। If fx is continuous at x equal to a, gx is continuous at x equal to a, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx, g of a not equal to 0 लिख लीजिएगा है ना। If fx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to a, gx is continuous at x equal to a, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx, g of a not equal to 0 are all continuous, are all continuous at x equal to a, are all continuous at x equal to a। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आप सोचो ना कि ए पे एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू सेम है, इसका और इसका दोनों का, तो फंक्शन डेफिनेटली क्या है, कंटिन्यूअस है ना। ऐसे ये भी, ऐसे ये भी, ऐसे ये भी। इसमें बस ध्यान रखना है कि जी ऑफ ए आपका जीरो ना हो जाए, है ना, जी ऑफ ए जीरो ना हो जाए। बाकी आप सोचो ना, ए प्लस पे एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए प्लस, दोनों सेम, एफ ऑफ ए माइनस जी ए माइनस पहले वाले के बराबर ही होगा, एफ ए प्लस जी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम देख के बतला सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे अगर कोई पूछता है कि भाई मॉड एक्स प्लस साइन, क्या ये कंटिन्यूअस है सर? आंसर इज यस, एट एवरी पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस। क्यों सर? क्योंकि मॉड एक्स खुद में कंटिन्यूअस फंक्शन है और साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन कोई पूछता है मुझसे कि भाई सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स, क्या ये इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? क्या इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? आई विल से नो, ये इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों साहब? क्योंकि ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे हालांकि, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये देख के हम बोल, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा ये देख के बोल सकते हैं, क्योंकि एक डिसकंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस है, तो सम डिसकंटिन्यूअस होता है। ये अभी थ्योरम 2 में आएगा, है ना। तो अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी बस ये समझिए कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जब भी जोड़ेंगे तो फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूअस। सोनी जी ने थोड़ा जल्दी पूछ लिया कि 1 पे नहीं आया सर, है ना, तो एक बार 1 पे इनको फिर से एक बार दिखा देते हैं। अब बेटा 1 पे आप देखिएगा, 1 माइनस और 1 प्लस पे दोनों पे 2 आ रही है वैल्यू, और 1 पे फंक्शनल वैल्यू है 1, है ना। तो f ऑफ 1 प्लस इज 2
f of 1 minus is 2 बट f of 1 is 1 है ना, क्लोज सर्कल नीचे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शनल वैल्यू है ना, वो भी डिफाइंड है, बट दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए 1 पे हो गया आपका रिमूवेबल और उसमें हो गया आइसोलेटेड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये था थ्योरम 1 है ना। थ्योरम 1 क्या कहता है कि भाई अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो सम फंक्शन हो, डिफरेंस फंक्शन हो, प्रोडक्ट फंक्शन हो या कोशेंट फंक्शन हो, सभी कंटिन्यूअस होंगे। बस कोशेंट में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि g ऑफ a जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड थ्योरम पे आते हैं दोस्त, है ना, थ्योरम 2। थ्योरम 2 थ्योरम 2 पे लिखिएगा, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, थ्योरम 2 में लिखिएगा, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, if fx is continuous at x equal to a and gx is, if fx is continuous at x equal to a and gx is, if fx is continuous at x equal to a and gx is, and gx is discontinuous at x equal to a, if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, and gx is discontinuous at x equal to a, then if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, then fx plus gx, then fx plus gx, कॉमा देके लिखते जाइए, if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, then कॉमा देके लिखते जाइएगा, then fx plus gx, then fx plus gx, कॉमा fx minus gx, fx plus gx, कॉमा fx minus gx, कॉमा fx into gx, fx into gx and fx upon gx, fx into gx and मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया मैं, सॉरी यार। if fx and if fx is continuous at x equal to a, sorry, and gx is discontinuous at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx, है ना, बहुत आगे मत जाइएगा, then fx plus gx and fx minus gx are discontinuous at x equal to a। फिर से थोड़ा काट पीट के लिख लीजिएगा, if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, then fx plus gx and fx minus gx, then fx plus gx and fx minus gx is discontinuous at x equal to a, fx plus gx and fx minus gx is discontinuous at x equal to a, but nothing definite can be said about, fx into gx and fx upon gx, but nothing definite can be said about fx into gx and fx upon gx, but nothing definite can be said about fx into gx and fx upon gx। मतलब थ्योरम 2 क्या कहता है कि अगर fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है तो fx प्लस gx और fx माइनस gx को तो आप देख के डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं दोस्त, इन दोनों को देख के डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, बट fx into gx और fx अपॉन gx के बारे में आप देख के नहीं बोल सकते, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी तभी बता सकते हो। क्या कहता है भाई थ्योरम 2? थ्योरम 2 कहता है साहब कि अगर fx और gx दोनों फंक्शन कैसे, मतलब एक फंक्शन fx क्या है कंटिन्यूअस और gx फंक्शन कैसा है बच्चों डिसकंटिन्यूअस, तो सम और डिफरेंस वाला फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा। जैसे कि अगर कोई कहता है, जैसा अभी मैंने बोला था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस sin x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस sin x के बारे में हम बोल सकते हैं एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट, है ना, एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। बट प्रोडक्ट में आप नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता है कि x जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा? यस आपको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। मैं दो अलग पॉइंट सेम फंक्शन के लिए चेक कर रहा हूं, 0 और 1,
जीरो पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो है और वन पे सॉरी जीरो पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस है और वन पे भी डिसकंटिन्यूअस है, बट वन पे चेक कीजिएगा तो वन प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस पे ये भी वन प्लस ये वन, तो प्रोडक्ट बन जा रहा है। कोई पूछे वन माइनस पे क्या आएगी सर, तो वन माइनस पे जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरो हो गया। कोई पूछे वन पे क्या वैल्यू आएगी सर, तो वन। तो क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन x कंटिन्यूअस है वन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वन पे डिसकंटिन्यूअस है और प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस है, बट प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, जैसे जीरो पे चेक कीजिए आप, जीरो प्लस पे देखिए जीरो प्लस और ये जीरो प्लस, तो प्रोडक्ट तो जीरो ही जाएगा है ना, जीरो माइनस पे ये जीरो माइनस और ये माइनस वन, तो बेटा ये माइनस वन हो भी जाए है ना, ये माइनस वन हो भी जाए तो ये जीरो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा, और जीरो पे भी वैल्यू, जीरो पे भी जीरो। यानी आप ऐसा एग्जांपल देख सकते हो जिसमें एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, और प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है किसी पॉइंट पे और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब इसमें बिना चेक किए आप नहीं बतला सकते हैं, बिना चेक किए नहीं बतला सकते। इज दिस क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए और ये सारी चीजें लिख लीजिए। चलिए ठीक है, बस एक लास्ट थ्योरम 3 लिख देते हैं और फिर अगर कुछ डिस्कशन है तो बताइए, नहीं तो फिर होमवर्क में बात करेंगे। थ्योरम 3 लिखिएगा, इफ fx is discontinuous at x equal to a, if fx is discontinuous at x equal to a as well as gx, if fx is discontinuous at x equal to a as well as gx is discontinuous at x equal to a, if fx is discontinuous at x equal to a as well as gx is discontinuous at x equal to a as well as gx is discontinuous at x equal to a, then nothing definite, okay Kellen, then nothing definite can be said about, then nothing definite can be said about, then nothing definite can be said about fx plus gx, then nothing definite can be said about fx plus gx comma fx minus gx, then nothing definite can be said about fx plus gx comma fx minus gx, fx into gx and fx upon gx, then nothing definite can be said about fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx। तो अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना, तो डायरेक्टली देखकर आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, आपको हर एक केस को चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही फंक्शन को आप बतला सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर रहेगा कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट सब के सब कंटिन्यूअस है, बस कोशेंट वाले में जब fx अपॉन gx की बात करेंगे तो g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो सम और डिफरेंस तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। प्रूव कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में आप डायरेक्टली नहीं बतला सकते, चेक करना पड़ेगा। और जब दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ भी हो सकता है ना, सबको चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग आ जाते हैं लिमिट की एक्सरसाइज 5 और 6 में जो बचा हुआ है ना, तो पहले तो वो देख लेते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी का भी अपलोड नहीं हुआ है शीट है ना, तो और वो अपडेट भी नहीं हुआ है, वो एक्सरसाइज अभी बाकी है ना, तो मैं अभी एक बार को तो अपलोड कर देता हूँ है ना कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज, बाद में जब अपडेट हो जाएगा तो फिर उसको भी डाल दूंगा, क्योंकि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर अभी राखी की छुट्टी मना रहा है। तो अभी छुट्टी मना ले एक बार है ना बंदा, फिर करते हैं उसको। बाकी होमवर्क आज दे दूंगा मैं कंटिन्यूटी से और उसको अपलोड भी कर दूंगा है ना, बट अपडेटेड अभी नहीं अपलोड कर पाएंगे क्योंकि अभी वो अपलोड अपडेट हुआ नहीं है ना, तो ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 5 में कोई डाउट हो तो बताइएगा है ना, मेरे ख्याल से कुछ तो हमने कर ही लिया था एक्सरसाइज 5 में, या कुछ भी नहीं किया था, शायद कुछ भी नहीं किया था। बताओ भाई, एक्सरसाइज 5 में किसी को कुछ पूछना हो तो पहले तो वो बतला दो। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, स्टे सेफ। बताओ भाई, एक्सरसाइज 5 में किसी को पूछना हो।
सभी को रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी का भी दिल ना टूटे इस रक्षाबंधन। अरे बताओ, एक्सरसाइज 5 में कुछ पूछना है तो वो बताओ। और एक्सरसाइज 6 में भी कुछ पूछना है तो जल्दी बतला दो ना, एक्सरसाइज 5 एंड 6। वो तेरी तरह कमेंट लिखकर हंसता रहे। आधे घंटे के बाद एक डाउट आया 7 का ए। विच ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 1 प्लस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो ये तो एग्जैक्टली 1 हो गया ना भाई। तो 1 और 0 प्लस की मतलब ये इंफिनिटी, तो एग्जैक्ट 1 है तो इसका आंसर 1 हो गया। तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया ना बॉस। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 15 बी एंड क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन में बोला है क्या कि एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, at the endpoints a b of fixed length क्या है l, ये लेंथ फिक्स है l है ना। lines are drawn meeting in c making angles theta and 2 theta respectively with the given line segment, मतलब एक तरफ से तो थीटा बन रहा है शायद, और बॉस दूसरी तरफ से शायद 2 थीटा बन रहा है ना। तो इधर से थीटा बन रहा है शायद, और उधर से शायद 2 थीटा बन रहा है, और ये शायद कहाँ पे मिल रहा है, इन सी, यहाँ पे ये शायद पॉइंट सी है। और बोला गया कि लेट डी विद द फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड सी डी। अच्छा, यहाँ से फिर एक ऑल्टीट्यूड भी इसने गिरा दिया है भाई, बहुत मेहनत कर रहा है ये। तो हमने बोला कि भाई इधर से सी डी गिरा दिया। लेट एक्स रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ए डी, मतलब ये लेंथ शायद एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एज थीटा टेंड्स टू 0, ये ए डी है। तो ये एक्स है तो ये तो एल माइनस एक्स हो गया बॉस। तो यहाँ से तो टेन थीटा और टेन थीटा टू थीटा निकाल लें यार, इसमें तो क्या ही बचेगा। पता है मेरे ख्याल से तो ऐसे ठीक लग रहा है। टेन थीटा इक्वल टू सी डी बाई एक्स, और tan 2 थीटा इज अगेन सी डी बाई एल माइनस एक्स, यस और नो। तो दोनों को भाग दे दो यार, इसमें क्या है। तो tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा गयो, सी डी गयो, और नीचे आ गया 1 बाई एक्स, और ऊपर चला गया एल माइनस एक्स। अलग अलग कर लो भाई, एल बाई एक्स माइनस 1 हो रहा है, इसको इधर ले जाओ। तो एल बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा, हाँ या ना। तो यानी मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, l अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा। आपको बोला कि भाई थीटा इज अप्रोचिंग 0, तो भाई मेरे थीटा इज अप्रोचिंग 0 x की अगर कोई बात करता है ना, तो ये देख लेना यार जरा। तो दिस इज इक्वल टू एल अपॉन, और ये दिख ही रहा है मेरे ख्याल से, मैं क्या ही सॉल्व करूंगा, हाफ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2l बाई 3 है क्या आंसर इसका, देख लो एक बार, चेक कर लो, 2l बाई 3।
2l/3 2l/3 ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, है ना, बता भी दीजिए मुझे। अब आ रहा है 15 का b, तो लिमिट n है, ये भी बताया था सैंडविच वाला ये तो, और ये तो शायद लिख ही दिया इसने सैंडविच। तो न्यूमरेटर सेम रखना है, न्यूमरेटर सेम रखना है, तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर और ग्रेटर देन लास्ट वाला क्या है, 1/n प्लस एन स्क्वायर, है ना। फिर 2 अपॉन कितना है 2 प्लस एन स्क्वायर, तो दिस इज लेस देन 2/1 प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा क्वांटिटी बड़ी, न्यूमरेटर सेम रख दो, है ना, न्यूमरेटर सेम रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो एलसीएम पे फोकस करना है ना, एलसीएम आ जाना चाहिए, ऊपर वाला तो जोड़ ही सकते हैं, और ऐसे ही चलता जाएगा n अपॉन फाइनली आपका n प्लस एन स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। अब जोड़ दो सब, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो भी चीज है ना वो आ जाएगी, ठीक है ना, 1/1 प्लस एन स्क्वायर से लेकर n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन, है ना, इनका सम निकालोगे ना बच्चों, तो नीचे तो 1 प्लस एन स्क्वायर रहेगा और ऊपर 1 से n तक का सम आएगा, 1 से n तक का सम कितना हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2, और लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी लगाओगे ना फिर से हाईएस्ट पावर निकाल के तो हाफ आ जाएगा, और इधर से भी हाफ आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 15 के बी का आंसर भी हाफ होगा, आप चेक कर लेने एक बार, है ना, उसका भी हाफ आ जाएगा। और कोई डाउट है तो जल्दी बतला दो, और कोई डाउट है तो जल्दी बतला दो, जल्दी जल्दी बतला दो। अभी जो मैं कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज शीट अभी अपलोड करूंगा, है ना, बट ध्यान रखना कि वो अभी अपडेटेड नहीं है, मतलब वो जेई मेन और जेई एडवांस के हिसाब से बस, है ना, बाकी तो सब ठीक है उसमें। तो इसमें एक्सरसाइज 1 में 1 से 20 कर लीजिएगा होमवर्क कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज में, फिर बाद में मैं चेंज कर दूंगा ना, और एक्सरसाइज 1 में 1 से 20 और एक्सरसाइज 2 1 से 10, ठीक है बॉस। एक्सरसाइज 1 1 से 20 एंड एक्सरसाइज 2 1 से 10, और कुछ है डाउट तो जल्दी बतला दो, और नहीं तो फिर ये सभा यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। 15 मिनट फास्ट है ये ना, सूर्यांश ने आज बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन ये 15 मिनट फास्ट है, ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।